बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस, एक तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उनको, और दूसरा अमीनुद्दीन साहब हैं उनको एक खत लिख दिया है। खत बड़ा अहम है, 349 तकरीबन सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत है। अब 349 सफ़ात पर कम से कम एक किताब होती है पूरी। खत तो छोटा सा होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने 300 सफ़ात पर जो खत लिखा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतनी ज्यादा जुल्म, बर्बरियत, ना इंसाफियां और जिस तरीके से गैर कानूनी एक्टिविटीज हुई हैं एक सियासी जमात के साथ, एक सियासी लीडर के साथ, उसके कारकुनान के साथ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब ने मुकम्मल तफसील से यह खत लिखा है। अब उस खत को देखने के बाद एक चीज तो वाज़ेह नजर आती है कि कुछ लोग अब भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो ये कहते हैं कि इनमें से कई चीजें इमरान खान साहब स्किप कर गए हैं। फलां शख्स का नाम नहीं है बीच में जो मिसिंग पर्सन है, फलां वाकया मिस हो गया, फलां जगह से जो गैर कानूनी एक्टिविटी हुई वो मिस हो गई, जहां पर इमरान खान साहब के साथ ये एक्टिविटी हुई और जिस तरीके से आइन तोड़ा गया, कई ऐसे वाकयात जो बीच में मिस हुए। हालांकि 300 से ज्यादा सफ़ात पर यह खत है। अगर देखा जाए, एक पूरी किताब लिखी है इमरान खान साहब ने और बड़ी डिटेल में बताया है कैसे, कहां से ये स्टोरी शुरू होती है, रिजीम चेंज से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब ने उस खाते में लिखा है। रिजीम चेंज के बाद जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 2 सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व की और फिर आइन को तोड़ा गया और असेंबलियों के इलेक्शन नहीं करवाए गए 90 दिन के अंदर, फिर जिस तरीके से केयर टेकर हुकूमत आई, फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना प्रोटेस्ट किया, जलसे जुलूस किए और उस पर फिर इमरान खान साहब को गोलियां लगी, किस तरीके से इमरान खान साहब की एफआईआर दर्ज ना हो पाई, कौन ऐसा ताकतवर था जो पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा था, किस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इमरान खान साहब के जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया गया, किस तरीके से जो नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं जो वर्कर्स थे उनसे छीने गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स थे उनको हिरासा किया गया, किस तरीके से इंसानी बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से इमरान खान साहब ने जब 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 कॉल दी और दफा 144 लगाकर लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, लापता किया गया, लोगों को मारा गया, तशद्दुद किया गया, बरहना किया गया, डॉक्टर शहबाज गिल से लेकर आजम सवाती और जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसको भी इमरान खान साहब नहीं भूले, जिल्ले शाह का कत्ल, ये सारी डिटेल इमरान खान साहब ने उस एक खत में, यानी कि वो जो एक किताब, एक खत जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को, याह्या अफरीदी साहब और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं अमीनुद्दीन को, कि ये सारा कुछ होता रहा। और साथ में इमरान खान साहब ने लिखा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान ना होने के बावजूद अवाम ने किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मैंडेट दिया और किस तरीके से फिर 9 और 10 को इस मैंडेट को छीना गया। इसके ऊपर फॉर्म 47 का जिक्र, फॉर्म 45 का जिक्र इमरान खान साहब करना नहीं भूले। इसके अलावा जो ये हुकूमत आई, ये जो ताकतवर ने हुकूमत बनाई, फॉर्म 47 की हुकूमत, इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब हमने प्रोटेस्ट किया तो फिर 9 मई के दिनों में मेरे ऊपर जो मुकदमात थे वो थे और मैं जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए। जब मैं बायोमेट्रिक वाले कमरे में मौजूद था तो किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे अरेस्ट किया गया, किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन की गई, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया और यह सारा चीफ जस्टिस आमर फारूक की नाप के नीचे हुआ, ये उनकी सहूलतकारी में हुआ। कई दफा इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जो की प्लेयर हैं, जो मेन प्लेयर हैं, ओपनर बैट्समैन, उनका खिताब दिया गया आमर फारूक साहब। ये जो आमर फारूक हैं ये ओपनर बैट्समैन के तौर पर ताकतवर के काम करते रहे हैं। किस तरीके से 9 मई को गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को, फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस टाइम के चीफ जस्टिस उमर काबल दयाल ने इस गिरफ्तारी को कालादम किया और गैर कानूनी करार दिया। 9 मई को इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो प्रोटेस्ट हुआ और जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं इनके ऊपर किस तरीके से अटैक हुए और किन लोगों ने अटैक किए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगा और फिर उसकी मद में 10 से 12,000 कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, लापता किया जाता है, मारा जाता है, बुलेट चलाई गई, गोलियां चलाई गई। 26 नवंबर का इमरान खान साहब ने बताया कि किस तरीके से डी चौक में अंधाधुंध गोलियां चला के, लाइट बंद करके, बत्ती बंद करके अवाम के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। किस तरीके से 9 मई के कारकुनान को तशद्दुद किया गया और उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाए गए गैर कानूनी। ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने बताई हैं उस खत में, क्योंकि खत बहुत लंबा चौड़ा है, 350 सफ़ात के ऊपर खत है जो मैं आपके सामने डिटेल में नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन जो इसके अंदर मुद्दे की बातें वो मैंने आपको बता दी हैं। इमरान खान साहब ने एक चीज क्लियर बता दी है कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जो इख्तियारात दिए हैं वो तमाशाई बनने के लिए नहीं है कि आप तमाशा देखते रहें। आप तमाशा देखते रहें कि मुल्क में जिस तरीके से आइन की बालादस्ती होनी चाहिए थी उसको डीरेल कर दिया गया, जिस तरीके से आइन को तोड़ा गया, जिस तरीके से आइन का तकद्दुस पामाल किया गया। आपने जो हल्फ लिया है आइन के मुताबिक वो ये है कि जो हकूक है, इंसानी बुनियादी हकूक, उनकी हिफाजत करना, इंसाफ फराहम करना। किस तरह काजी फायज ईसा साहब ने तमाम इंसाफ की धज्जियां उड़ाई और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में उसने ये सब कुछ किया। किस तरीके से इमरान खान साहब की आज भी 9 मई के हवाले से, उसके अलावा जो इंसानी बुनियादी हकूक की
पिटीशंस हैं वो, और 8 फरवरी की पिटीशंस आज भी पेंडिंग पड़ी हैं, कहीं नहीं लग रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। किस तरीके से जजेस ने खत लिखा, जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, दबाव था, और किस तरीके से जजेस ने फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ दिए, कौन उनको हैंडल कर रहा था, इमरान खान साहब ने मुकम्मल डिटेल में बताया है। साथ में इमरान खान साहब ने बताया 26वीं आईनी तरमीम करके इस हुकूमत ने, इस निजाम ने, इस ताकतवर के निजाम ने, इस ताकतवर खलाई मखलूक ने किस तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया, उसके पर काटे, और तमाम जजेस को किस तरीके से बंदी बना दिया गया है, एग्जीक्यूटिव का बंदी बन चुके हैं जजेस। अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। ये आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज सुने हैं, और उनके फैसले में ये चीजें क्लियर हैं कि एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशियल ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने डिटेल में बताई हैं कि आज भी जो जुल्म है, जो फस्तायत है, वो जारी है। हमारे एमपीएस, हमारे एमएनएस को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको पार्टी जो वफादारियां छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 8 फरवरी अवामी मैंडेट से नवाजा गया, अवामी मैंडेट मिला, और तमाम तर हरबों के बावजूद इमरान खान साहब को 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा सीटें मिली हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। इमरान खान साहब ने डिटेल एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो वो कंट्रोल्ड हो चुकी है, और जो याया अफरीदी साहब हैं वो अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। अमीनुद्दीन साहब क्या इमरान खान साहब की जो पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हैं 8 फरवरी की इंसानी बुनियादी हकूक की, उनको लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ये सारी चीजें वक्त आने पे सामने आएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना हक अदा किया है, और एक बात क्लियर कर दी कि ना मैं झुकूंगा ना बिकूंगा, किसी किस्म की कोई डील ऑफर होती भी है तो मैं उसको जूते की नोक पे दे मारूंगा, कोई जरूरत नहीं है। अब बात इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम पहले भी कह दी है, अब भी कह रहे हैं कि अब बात वजीर आजम की कुर्सी की नहीं रही, अब मुझे वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं है। अब उन्होंने बता दिया कि अब बात वजीर आजम की कुर्सी से ऊपर निकल चुकी है, अब मुल्क की हकीकी आजादी की बात है, मुल्क की आजादी की बात है। अब इस गंदे गले सड़े निजाम से आजाद कराना है मुल्क को, और यह तब भी हो सकता है जब कानून की बालादस्ती हो, जब आइन के मुताबिक इदारे चल रहे हो, अपनी अपनी हदूद में काम कर रहे हो, इंटरवीन ना कर रहे हो किसी इदारे की हद में, प्राइम मिनिस्टर हो और नौकर नौकर हो, मालिक मालिक हो। ये चीजें इमरान खान साहब ने कह दी है। एमएनए एमपीएस को भी बता दिया कि अब बात एमएनए एमपीए की सीट की नहीं रही, अब बात इससे ऊपर कहीं चली जा चुकी है, और इसके लिए इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली बना लिया है। जल्दी उसके अंदर एक नया जो तहरीक है वो शुरू होगी, और आप देखेंगे। अब आगे बात करते हैं जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जुडिशियल जो कमीशन है उसका इजलास बुलाया है, लेकिन उससे पहले जस्टिस याया अफरीदी साहब से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब से मुलाकातें उनके चैम्बर में हो रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, अटॉर्नी जनरल साहब, वजीर कानून अता जो वो हैं आजम तारड़ साहब और फारूक एच नाइक, उनकी अभी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। कल 2 जजेस भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जा मिले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन में ये फैसला होना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस कौन से आएंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से जजेस तैनात किए जाएंगे, और चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो अब कौन होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो नंबर लग चुका है उनका, उनको नवाजा जाना है, हुकूमत की जानिब से नवाजा जाना है उनको अब फल मिलना है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने काम किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन उनकी जगह पे अगर आईनी तरमीम के हिसाब से देखा जाए, 26वीं आईनी तरमीम के हिसाब से, तो पिछले जो 3 सीनियर जजेस हैं उनमें से किसी एक ने चीफ जस्टिस बनना है। जो सबसे मोस्ट सीनियर जज हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी है, उससे नीचे 2 जजेस हैं। अच्छा, हुकूमत को जो सूट करेगा जाहिर है वही वो जज बनेगा, और जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है, जो कमेटी है, उसमें हुकूमत की अक्सरियत भी है, तो चीफ जस्टिस तो वही बनेगा। लेकिन एक चीज और सामने आई है, और वो अब बरमला सामने आना शुरू हो गई है खबरों में, कि बाहर से भी जज लाया जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को उठा के डेपुटेशन पे लाया जाएगा, और उस डेपुटेशन के बाद उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोशिश की जाएगी कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन सके, और उनको बनाया जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। अब हुकूमत इसमें कितनी कामयाब होती है, लेकिन जो मामला है वो बड़ा संजीदा है, वो बड़ा संगीन है। जब मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उनका नंबर था, तब हर चीज रद्दो बदल कर दी गई। यानी कि याया अफरीदी साहब ने खुद ये बात कहा कि जब मैं चीफ जस्टिस का हलफ उठा रहा था तो मैंने तो कपड़े भी नहीं सिलवाए हुए थे, इतनी जल्दी में मैंने हलफ उठाया, मुझे तो कपड़े सिलवाने का भी टाइम नहीं मिला। यानी कि इसी तरह उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हक मारा गया, अब भी किसी का हक ही मारा जाना है। और जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है उसने ये क्लियर ऐलान किया कि हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम बाहर से कोई जज लाकर इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, हम इसकी कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे। तो ये बड़े कमाल होने जा रहा है अगर इस तरह कोई होता है, और इससे पता चल रहा है कि ताकतवर अपनी गेम पूरी डाल रहा है। ये जो से नून लीग आई है, ये जब से ये हुकूमत आई है, ये निजाम आया, इसने फतूहात बहुत सी की हैं, इसने सुप्रीम कोर्ट को फतह की है, इसने इदारे फतह किए हैं, इसने इलेक्शन फतह किया है, अवामी मैंडेट को चोरी करके फतह किए हैं, इदारे फतह कर दिए हैं, और बहुत सी फतूहात कर चुकी हैं। लेकिन ये अभी तक इमरान खान साहब को फतह नहीं कर सके, ये अभी तक अडयाला जेल को फतह नहीं कर सके। तो शहबाज हुकूमत ने दोबारा, शहबाज शरीफ साहब ने एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी है कि हम दोबारा एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान करते हैं, दोबारा तैयार हैं इसके लिए, ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके, और मुज़ाकरात के लिए हम दोबारा आते हैं सामने। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात से भाग रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कैटेगोरिकल जवाब दिया है
हमारी बिल्कुल सादा सी दो मुतालबे थे, उनको नहीं माना गया, तो हम ये रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं इस ऑफर से। मैं आपको बता दूं कि जो सलमान अकरम राजा उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि हमारे बुनियादी हकूक सलब हैं, ये हकूक बस सिर्फ कागज पर रह गए हैं। बाकी हम जब सियासी एक्टिविटी करने का ऐलान करते हैं तो दफा 144 लगाकर हमारे सैकड़ों कारकुनान को, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया पर बात करते हैं तो मीडिया के लोगों को हिरासत किया जाता है। सोशल मीडिया को आपने बंद कर दिया है। अब बताएं कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं? और जो ये चल रहा है, मतलब कि अब एक नया जो काम होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनको दोबारा धमकाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव में डाला जा रहा है, उसकी तनाजुर में कितने मुज़ाकरात रह जाते हैं। मतलब कि अब हामिद रजा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे MNAs पर शदीद दबाव डाला जा रहा है, इस्तीफा दिया जा रहा है, कि उनको कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दो। MNA मियां गौस 24 घंटे मिसिंग रहे, फिर झूठी गिरफ्तारी डाली गई। ख्वाजा शिराज जो है उनको एहलिया के मुंह पर गन रखकर अगवा किया गया, और जो अजीम लखवी हैं उनको मजीद 15 दिन मिसिंग रखा गया। तो ये सारी चीजें जो है कि इनके चेहरे और इनके जिस्म पर टॉर्चर के निशान भी नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद मुज़ाकरात रह जाते हैं। एक तरफ से ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है और दूसरी तरफ से हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा भी दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पीका एक्ट पास हुआ, उसके तनाजुर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, साफियों ने काली पट्टियां बांध के प्रोटेस्ट किया आज। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के मुंह को खून लग चुका है। उन्होंने 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ उसको रगड़ा लगा दिया था। तो अगर हुकूमत एक पॉलिटिकल पार्टी को जो मकबूल तरीन उसको रगड़ा लगा सकती है, तो यहां पर मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे हैं कि मुझे खतरा है कि पीका एक्ट कानून के खिलाफ एहतजाज में कहीं साफियों को भी रगड़ा ना लग जाए, मतलब कहीं उनके ऊपर भी गोली ना चल जाए। और हो भी सकता है किसी किस्म की मजम्मत, जो अवामी मजम्मत है, ये हुकूमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको एक वाकया बता देता हूं। एक VVIP प्रोटोकॉल मुल्तान से गुजर रहा था, तो एक बुजुर्ग शहरी को SHO साहब ने इधर से कॉलर से पकड़ के मोटरसाइकिल से नीचे गिरा के लाते हैं मुक्के घुसे मारे। और ये मुल्तान का वाकया है। आप अंदाजा लगाएं, नौकर मालिक को मार रहा है। नौकर को हमने इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि जिसकी नौकर की वर्दी, जिसकी नौकर के खाने, जिसके प्रोटोकॉल सारे अवाम के टैक्सेस से उसको मिलते हैं, अब वो बुजुर्गों को लाते हैं घुसे मार रहा है। वो उसको प्यार से भी समझा सकता था, साइड पे कर सकता था, लेकिन नहीं, उसके अंदर वो जो आग है, और जितनी खुली विल दे रखी है हुकूमत ने, निजाम ने, इनको ताकतवर ने इनको ऐसे खुले भेड़ियों की तरह छोड़ा हुआ है कि चढ़ दौड़ो अवाम के ऊपर कहीं भी। तो ये निजाम है जनाब, ये जमहूरियत है पाकिस्तान में। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।